Hello everyone and welcome to EduTap. Let us discuss the chapter number 12th, the first chapter of the module B. एंड ये चैप्टर जुड़ा हुआ है बैलेंस शीट इक्वेशन से। और इस वीडियो के साथ हम मॉड्यूल बी की डिस्कशन आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी इन दिस फ्री सीरीज हमने मॉड्यूल ए एएफएम कंपोनेंट का उसको आपके साथ कवर कर लिया है। अगर आपने मॉड्यूल ए से जुड़ी हुई वीडियोस को नहीं देखा है अभी तक, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जो प्लेलिस्ट है इस वीडियो की उस प्लेलिस्ट पे जाइए और जो प्रीवियसली एडेड वीडियोस हैं रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1 to 11 ऑफ मॉड्यूल ए, उन वीडियोस को एक बार देख लीजिए अगर आपने उनको मिस आउट कर दिया है। हमने पूरी कोशिश की है कि कम से कम समय के अंदर ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो मॉड्यूल ए के अंदर डिस्कस थी वो आपके साथ उन सभी वीडियोस के अंदर डिस्कस कर ली गई हैं। और आज से हम मॉड्यूल बी की शुरुआत कर रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे इज बैलेंस शीट इक्वेशन, अ रिलेटिवली वेरी सिंपल काइंड ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या कहती है? इस इक्वेशन का फंडामेंटल जो मैसेज है वो ये है कि किसी भी बिजनेस के अंदर या कोई भी ऐसा एंटिटी जिसके अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, उस एंटिटी के पास जितना एसेट होगा उतनी ही उसके पास लायबिलिटीज रहेंगी। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑल द एसेट्स दे आर इक्वल टू द टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल रूल है अकाउंट्स का और यही फंडामेंटल रूल बैलेंस शीट इक्वेशन से हम रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ऑल एसेट्स का मतलब क्या हुआ कि किसी भी फर्म के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में कैश भी आता है, लिक्विड एसेट्स भी आते हैं, आपके फिक्स्ड एसेट्स भी आते हैं लाइक व्हीकल, मशीनरी, बिल्डिंग्स, इवन जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लोन्स दैट यू पास आउट, आपने किसी को लोन दिया है तो वो भी आपका एक एसेट है जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती है। तो ये सारे एसेट्स एक तरफ हो गए। और लायबिलिटीज क्या हो गई? द क्लेम ऑन यू, यानी कि आपने किसी से कुछ लोन लिया है, आपने किसी से कोई भी क्लेम ले रखा है, तो वो सारी आपकी लायबिलिटीज होती हैं। लायबिलिटीज जो आपको फ्यूचर में पे करनी पड़ती हैं और एसेट्स जो फ्यूचर में आपको कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट दे करके जाते हैं। ठीक है, सो ऑल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू ऑल द लायबिलिटीज। ये क्लियर हो गया है? तो इसमें जो ऑल लायबिलिटीज है, इस लायबिलिटीज को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं अगर आप ध्यान से सोचें इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। वन इज द क्लेम्स ऑफ द ओनर्स एंड अदर इज द क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एक कंसेप्ट होता है अकाउंट्स के अंदर जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई भी जो बिजनेस है उसकी आइडेंटिटी ओनर की आइडेंटिटी से बिल्कुल सेपरेट रहती है। तो और ओनर ने जो भी पैसा बिजनेस के अंदर लगाया है, जो भी इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर की है, दैट इज नोन एज कैपिटल। और वो कैपिटल क्या है? वो कैपिटल क्या कंपनी का एसेट होता है? वो एसेट नहीं होता है, वो क्या होती है? एक लायबिलिटी होती है। क्योंकि एक तरीके से कंपनी ने ओनर से कुछ उधार लिया है और उस उधार के, उस लोन के, उस कैपिटल के बदले में ओनर को प्रॉफिट का शेयर जो है वो कंपनी देती है, राइट। सो दिस इज द क्लेम ऑफ द ओनर। इसमें कंपनी के ओनर आ सकते हैं अगर प्राइवेट कंपनी है, अगर पब्लिक कंपनी है तो उसमें शेयर होल्डर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, जिस जो जो उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठा है वो उसका क्लेम है। इसके बाद क्रेडिटर्स, यानी कि द पर्सन, द पीपल हु हैव गिवन द लोन्स टू द कंपनी। ये कोई बैंक हो सकता है जिसने कोई टर्म लोन दिया हो कंपनी को। इसके अलावा ये आपके सप्लायर्स हो सकते हैं, कोई ऐसे लोग जिनसे आपने सामान खरीदा है क्रेडिट के ऊपर, यानी कि उन्होंने आपको सप्लाई की, उन्होंने आपको सामान या सर्विसेज सेल किए हैं और अभी आपको उनका बिल पे करना है, तो वो भी आपके क्रेडिटर्स बने। तो ये छोटे क्रेडिटर हो गए या बड़े क्रेडिटर हो गए, ऑल ऑफ देम दे आर क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स, राइट। सो ये सारी चीजें मिलकर के लायबिलिटी बनती हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि जितना भी एसेट्स किसी कंपनी के पास है, दैट इज इक्वल टू the total shareholders equity, that includes the owners, the shareholders, everyone who has put in money into the company, and the total liabilities जो external liabilities है। इसको हम claims of owners को usually internal liabilities भी बोल देते हैं। इंटरनल लायबिलिटी क्यों बोल रहे हैं दोस्तों? बिकॉज दिस इज मनी गिवन बाय द ओनर, मनी गिवन बाय द शेयर होल्डर्स, एंड दे आर बेसिकली मेंबर्स और द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के इंटरनल पार्ट से उन्होंने जो है लोन ले रखा है। आउटसाइडर्स का क्लेम होता है क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स, यानी कि द आउटसाइड लायबिलिटी, द पीपल हु हैव नथिंग टू डू विद द कंपनी। ये बैंक्स हैं जिन्होंने लोन दिए हैं, सप्लायर्स हैं जिन्होंने लोन दिए हैं, जो एक्चुअली कंपनी का पार्ट नहीं है, ना उसके मैनेजमेंट का पार्ट है, ना उसके ओनरशिप का पार्ट है, ना उसके शेयर होल्डर्स का पार्ट है। तो इसलिए कंपनी के पास कुछ क्लेम्स होते हैं जो अंदरूनी लोगों से लिए, इंटरनल लोगों से लिए, यानी कि शेयर होल्डर से, ओनर से, और कुछ कंपनी ने लोन उठाया है बाहर के लोगों से, यानी सप्लायर्स से, बैंक से, एटसेट्रा, राइट। सो जितना टोटल प्रॉपर्टी है और जितना टोटल लायबिलिटी है वो आपका बराबर होता है हमेशा, राइट। तो इस इक्वेशन को हम कैसे शो करेंगे? द एसेट्स दे आर इक्वल टू liabilities plus capital, actually these are total liabilities, this is the total liability। और इस total liability को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला हमने क्या बोला? liability, यानी कि outside liability, loans taken by the company, and capital that is the owner's liability, owners की equity, owners ने जो कंपनी को पैसा दिया है। क्लियर हो गया? ठीक है, सो एसेट्स कैप जो है आपके क्या क्या हो सकता है? ऐसे कैश है, बैंक बैलेंस है, बिल्स रिसीवेबल,
जो बिल्स आपको दूसरों से रिसीव करने हैं, कुछ आपकी पेमेंट पेंडिंग है जो आपको दूसरों से रिसीव करने हैं, दैट इज ऑल्सो एसेट, फ्यूचर में यू विल बी गेटिंग द मनी। डेटर्स, द पीपल हु हैव टेकन लोन्स फ्रॉम यू। फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक इन ट्रेड, एनीथिंग दैट यू ओन, और जिसको फ्यूचर में यूज करके आप पैसा कमाएंगे, वो आपका एसेट है। ये सारी चीजें किसके बराबर हो जाएंगी? ये सारी चीजें आपकी कैपिटल के बराबर होंगी, द मनी गिवन बाय द ओनर। रिजर्व्स एंड सरप्लस, व्हाट इज दिस? दिस रिजर्व एंड सरप्लस इज बेसिकली मेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द कंपनी। जो कंपनी इनकम अर्न करती है, जो प्रॉफिट्स अर्न करती है, उसका कुछ हिस्सा ओनर्स में बांट दिया जाता है, और कुछ वो जो प्रॉफिट का बचा हुआ हिस्सा है, जो इनकम का हिस्सा है, उसको हम रिजर्व एंड सरप्लस में रखते हैं, ताकि फ्यूचर में हम उसको यूज करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज करेंगे, लोन रीपे करने के लिए यूज करेंगे, लोगों को सैलरी देने के लिए यूज करेंगे, वॉट एवर, राइट। सो ये भी आपका क्या है? क्या है रिजर्व एंड सरप्लस जो प्रॉफिट से बने हैं, क्या इनको कंपनी ओन करती है? क्या ये कंपनी का एसेट है? नहीं, कंपनी डज नॉट ओन इट। कंपनी से ओन नहीं कर सकती। कंपनी के लिए रिजर्व एंड सरप्लस क्या है? ये उसकी लायबिलिटी है, ये उसको कभी ना कभी ओनर्स को, यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको देना पड़ेगा, राइट। ये सारा प्रॉफिट कंपनी लेकर कहाँ जाएगी? कंपनी क्या करेगी उस प्रॉफिट का? कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा ही माना जाता है कि वो प्रॉफिट एक्चुअली ओनर्स को बिलोंग करता है। अगर ओनर्स उस प्रॉफिट को क्लेम कर लेते हैं, यानी ओनर्स ने उसको रिसीव कर लिया था, तो ठीक है, ओनर्स को चला गया वो कैपिटल। लेकिन अगर ओनर्स ने वो प्रॉफिट रिसीव नहीं किया, उन्होंने बोला ठीक है कंपनी में रहने देते हैं, लेट अस इन्वेस्ट इट फर्दर, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो रिजर्व एंड सरप्लस इट विल रिमेन एज द लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, लेकिन वो रहेगा किसके पास? कंपनी के पास। कंपनी उसको यूज करती रहेगी, लेकिन ओनर्स हमेशा उनको पता रहेगा कि हमारा एक रिजर्व एंड सरप्लस है जो एक्चुअली मुझे बिलोंग करता है। तो ये भी एक्चुअली एक लायबिलिटी है, एक इंटरनल लायबिलिटी है, जो कि ओनर्स को देनी पड़ेगी आपको। क्रेडिटर्स कौन हो गए? जिन्होंने आपको लोन दिया है, आउटसाइड लायबिलिटी। बिल्स पेएबल, जो बिल्स आपको फ्यूचर में पे करने हैं। ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक से लोन ले रखा है, आपके कुछ खर्चे हैं जो अभी आपको और करने हैं, खर्चे ड्यू हैं। सो ऑल दीज आर लायबिलिटीज, दैट इज मनी दैट यू विल स्पेंड इन फ्यूचर, राइट। ये सब बराबर रहेगा। इसको थोड़े क्वेश्चंस के थ्रू समझने की हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल इक्वेशन है। लेट अस से कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू इक्विटी रिजल्ट्स इन व्हाट? हमने लोन ले रखा है और उस लोन को हमने कन्वर्ट कर दिया इक्विटी में। सो एक बैंक से हमने लोन लिया था, बैंक से लोन को रीपे करने की जगह हमने कहा कि एक काम करते हैं, द लोन दैट आई हैव टेकन फ्रॉम यू, लेट अस कन्वर्ट इट इनटू इक्विटी। तो अभी आपने मुझे जो जो भी पैसे दिए थे वो लोन था, लेकिन अब जो आपने मुझे पैसे दिए हैं वो आपकी इक्विटी बन जाएगा। अब आप एक शेयर होल्डर्स बन जाएंगे और प्रॉफिट में हिस्सेदारी होगी, ठीक है। सो इससे क्या होगा? इक्वेशन याद रखो, A इज इक्वल टू L प्लस सी। एसेट्स दे आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, लायबिलिटी एक्सटर्नल प्लस लायबिलिटी इंटरनल। तो यहां पर हमारा एक लोन था वो इक्विटी में चेंज हो गया। लोन क्या है? ये एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है, और इक्विटी क्या है? ये इंटरनल लायबिलिटी है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? कैपिटल। सो हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी चेंज हो चुका है इंटरनल लायबिलिटी में, यानी लायबिलिटी हमारी चेंज हो चुकी है कैपिटल में। तो यहां ऑप्शन क्या चेंज होगा? चेंज इन बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स में तो कोई चेंज हुआ नहीं, देयर इज नो चेंज इन एसेट्स। चेंज इन टोटल एसेट्स ओनली, नहीं, टोटल एसेट्स में भी कोई चेंज नहीं होगा। चेंज इन टोटल लायबिलिटीज ओनली, या फिर चेंज इन लायबिलिटीज बट टोटल लायबिलिटीज रिमेन द सेम। देयर इज अ चेंज इन लायबिलिटीज, वन लायबिलिटी हैज कन्वर्टेड इनटू अनदर काइंड ऑफ लायबिलिटी। एसेट हमारे वही हैं, बराबर रहेंगे, लेकिन जो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं वो कम हो गई, क्योंकि हमारा लोन है वो खत्म हो गया, लेकिन हमारी इंटरनल लायबिलिटीज जो हैं वो बढ़ गई, हमारी इक्विटी एक्स्ट्रा क्रिएट हो गई। सो देयर इज अ चेंज इन लायबिलिटीज बट द टोटल लायबिलिटीज रिमेन द सेम, एंड करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। यहां पर आप इसको इस तरीके भी समझ सकते हैं ना, कभी भी कंपनी के अंदर, कभी भी बिजनेस के अंदर, कोई भी एसेट जब आप बनाते हो, कुछ भी प्रॉपर्टी जब आप बनाते हो, तो प्रॉपर्टी आपके पास कैसे आएगी? या तो आप उसे कैश पे खरीदोगे, या आप उसे क्रेडिट पे खरीदोगे, ठीक है। कोई मशीन लेनी है आपने, कोई भी कुछ भी आपको प्रॉपर्टी खरीदना है, तो वो आपको या तो कैश दे दोगे और आपके पास प्रॉपर्टी आ जाएगी। अगर कैश देके प्रॉपर्टी ली, कैश देके एसेट लिया, तो कैश कम हो गया और एक एसेट बढ़ गया, ठीक है। कैश इज ऑल्सो एन एसेट एंड यू हैव यूज्ड वन एसेट एंड परचेज अनदर एसेट, तो एक एसेट कम हुआ, दूसरा एसेट बढ़ गया, ठीक है, बराबर रहेगा। लेकिन क्रेडिट पे अगर परचेज करते हैं तो क्या होगा? हमारा एसेट बढ़ गया, हमने मशीन क्रेडिट पे परचेज कर ली, हमारा एसेट जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई, इसके साथ हमारी लायबिलिटी भी तो इंक्रीज हो गई, क्योंकि जो लोन हमने लिया था उस लोन की वैल्यू कितनी रहेगी? उतनी ही जितनी हमारे एसेट की वैल्यू थी। तो जितना एसेट बनेगा उतनी ही हमारी लायबिलिटी भी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, क्रिएट हो जाएगी, राइट। सो ये हमारा फंडामेंटल प्रोसेस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन क्रेडिट रिजल्ट्स इन व्हाट? You purchased a fixed asset, a machinery, a car, a land, a building, whatever, but on credit, लोन पे खरीदा है आपने, तो इसमें क्या होगा? चेंज इन टोटल एसेट्स ओनली, सिर्फ टोटल एसेट्स में चेंज नहीं हुआ है, हमारी लायबिलिटी में भी चेंज होगा, ठीक है।
चेंज इन बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यस ये तो सही लग रहा है। एसेट भी आपके चेंज हुए हैं, एक एसेट आपका बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, एंड योर लायबिलिटी हैज आल्सो इंक्रीज्ड, राइट? सो देयर इज चेंज इन बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सी और डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। चेंज इन टोटल लायबिलिटीज ओनली, नहीं, एसेट्स में भी चेंज है। चेंज इन लायबिलिटीज बट टोटल लायबिलिटीज रिमेन द सेम, नहीं ये बात नहीं है। लायबिलिटी हमारी जो टोटल है वो इंक्रीज हो गई है, एक्स्ट्रा क्रेडिट लिया है हमने, तो एक्स्ट्रा लायबिलिटी क्रिएट हो गई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चेंज इन बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीपेमेंट ऑफ लोन रिजल्ट्स इन व्हाट? यू हैड अ लोन एंड यू वांट टू रीपे इट। तो लोन अगर रीपे करते हैं तो हमारा ये इक्वेशन कैसे इफेक्ट होगा? ए इज इक्वल टू एल प्लस सी। सो लोन रीपे किया है, दैट मीन्स ये जो लायबिलिटी थी विच इज एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये तो कम हो गई। I have repaid back my loan now does not exist, so that means my liability has decreased, liability कम हो गई। अब इक्वेशन के हिसाब से क्या है, अगर एक्सटर्नल लायबिलिटी कम होती है, either your asset have to decrease or your capital has to increase। अगर ये लायबिलिटी कम हो रही है और इक्वेशन को बैलेंस रखना है, तो या तो हम एसेट को भी कम कर दें तो दोनों साइड बैलेंस हो जाएंगी, ये एसेट भी कम हो गया, लायबिलिटी भी कम हो गई। या फिर अगर एसेट बराबर रखने हैं तो लायबिलिटी एक्सटर्नल कम हो रही है तो इंटरनल लायबिलिटी बढ़नी पड़ेगी ताकि हमारी ये साइड जो है वो सेम रहे, राइट? सो वी नो फॉर श्योर दैट लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग। लायबिलिटी डिक्रीज होने के साथ और एसेट डिक्रीज होगा या कैपिटल जो है वो बढ़ेगी। तो यहां पर हमें पता है कि हमने लोन को रीपे कर दिया है। अगर लोन को रीपे करते हैं तो एक्चुअली हम क्या पे करते हैं? हम कैश पे करते हैं, आपने मनी पे की होगी वापस, यू मस्ट हैव पेड बैक द मनी, सो दैट मीन्स योर एसेट हैज डिक्रीज्ड। अब पहले आपके पास 10 लाख रुपए थे, उसमें से आपने 1 लाख रुपए का लोन रिपे कर दिया, तो अब आपके पास 9 लाख रुपए बचे हैं और आपका लोन खत्म हो गया, ठीक है? तो आपका एसेट कम हुआ। सो नाउ देयर इज चेंज इन बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। चेंज इन टोटल एसेट्स ओनली, नहीं, लायबिलिटीज में भी चेंज है और लायबिलिटी हैज डिक्रीज्ड। चेंज इन टोटल लायबिलिटीज ओनली, नो, एसेट में भी चेंज है, आपका कैश कम हो गया है। चेंज इन लायबिलिटी बट टोटल रिमेन द सेम, नहीं, लायबिलिटी आपकी जो टोटल है वो कम हो गई है बिकॉज आपने लोन रिपे कर दिया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चेंज इन बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर इन द एग्जाम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नाउ इफ यू ग्रास्प दिस कंसेप्ट वेरी क्लियरली, हमेशा किसी भी हालत में ये इक्वेशन आपकी पूरी तरीके से ट्रू रहेगी, दैट जितना आपके पास टोटल एसेट है उतनी आपके पास टोटल लायबिलिटी रहेंगी। लास्ट क्वेश्चन, द सेल्स ऑफ गुड ऑन क्रेडिट रिजल्ट्स इन, आपने सेल करी है और क्रेडिट पे सेल की है, सो यू हैव सोल्ड समथिंग बट द मनी दैट यू हैव अर्नड हैज नॉट येट रीच्ड यू, अभी आपकी जो पेमेंट है वो फ्यूचर में होनी बाकी है। दोबारा से देख लेते हैं क्वेश्चन को, ए इज इक्वल टू एल प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन। नाउ थोड़ा नीचे लिखता हूं, a is equal to l plus c, okay? Now you have sold the goods on credit, क्रेडिट पे जब आपने कुछ सेल किया, आपने क्रेडिट किसी को दिया है, दैट मीन्स नाउ योर लायबिलिटी हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। यहां पर ना आपकी लायबिलिटी कम हुई है ना आपकी लायबिलिटी ज्यादा हुआ है, बिकॉज लायबिलिटी इज द क्लेम ऑन यू। यहां पर आपके ऊपर क्लेम नहीं है, यू हैव जनरेटेड अ क्लेम ऑन समवन एल्स, तो आपने किसी और को क्रेडिट पे दिया है, तो वो किसी और को जब आप लोन देते हो तो वो क्या होता है? द क्रेडिट दैट यू गिव इज एसेट फॉर यू, द क्रेडिट दैट यू टेक इज लायबिलिटी फॉर यू। आप लोन लोगे वो लायबिलिटी होगी आपके लिए, पर आप लोन दोगे किसी को तो वो आपके लिए एसेट बनेगा। तो मैंने यहाँ पे कहा कि हमने एक सेल की है, उसमें हमने क्रेडिट पे सेल किया है, यानी कि मेरा एसेट बढ़ गया है। ये क्रेडिट पे सेल का जो पेमेंट है, आई विल रिसीव इट इन फ्यूचर, सो इन फ्यूचर फॉर फ्यूचर आई हैव एक्स्ट्रा एसेट। बट नाउ अगर एसेट इंक्रीज हुआ है तो या तो मेरी लायबिलिटी एक्सटर्नल इंक्रीज हो, या मेरी कैपिटल इंटरनल इंक्रीज हो, या फिर मेरा दूसरा एसेट कम हो जाए, तभी क्वेश्चन बैलेंस रहेगी। एक चीज बढ़ रही है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो आइदर राइट हैंड साइड पे भी इंक्रीज होना चाहिए या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे ही कुछ दूसरा डिक्रीज होना चाहिए। तो यहां पर दूसरी तरफ मैंने क्रेडिट पे सेल करते हुए क्या बेचा है? मैंने अपना सामान बेचा है, गुड्स बेचे हैं। ये गुड्स मेरे लिए क्या थे? गुड्स मेरे लिए एसेट ही तो थे। मेरा एक एसेट कम हुआ और दूसरा एसेट बन गया। मेरा एक एसेट, मेरे पास जो सामान था वो कम हो गया और मेरे पास एक एसेट, लोन जो मैंने दिया है, बिल्स रिसीवेबल, वो मेरा बढ़ गया है, ठीक है? सो नाउ चेंज इन बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, देयर इज नो चेंज इन लायबिलिटीज, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। चेंज इन टोटल एसेट्स ओनली, यस देयर इज अ चेंज इन टोटल एसेट्स। माय टोटल एसेट्स जो थे उनमें चेंज हुआ है, लेकिन क्या मेरे टोटल एसेट्स बढ़े या कम हुए? मेरा एक एसेट कम हुआ है, दूसरा एसेट बढ़ा है, तो देयर इज चेंज इन एसेट्स बट द टोटल एसेट्स दे रिमेन द सेम। क्योंकि मेरी कोई नई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई तो मेरा टोटल एसेट तो सेम रहेगा, जितना क्रेडिट एसेट क्रिएट हुआ उतना ही मेरा सामान जो है वो कम हो गया। सो करेक्ट आंसर विल बी चेंज इन एसेट्स बट टोटल एसेट्स रिमेन द सेम। एसेट्स मेरे चेंज हुए हैं, वो टोटल एसेट लेकिन सेम है। मेरा एक जो फिजिकल एसेट था, मेरे पास जो सामान था, वो कन्वर्ट हो गया इनटेंजिबल एसेट में, यानी लोन में। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, चेंज इन एसेट्स बट टोटल एसेट्स रिमेन द सेम।
राइट। सो दिस इज द इंटायर डिस्कशन रिलेटेड टू द बैलेंस शीट इक्वेशन, और ये इक्वेशन बहुत सिंपली बस आपको ध्यान रखनी है, आधे नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जाम में। सो 1 मार्क 1.5 मार्क आपको इस चैप्टर से आता है, एंड इट्स अ वेरी सिंपल इजी चैप्टर टू रिमेंबर, राइट। सो दैट्स इट। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।